हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। उसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था शिफ्ट के बारे में कि स्लैब से शिफ्ट कितना होगा। तो आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, बढ़ते हैं आज की क्लास में। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर देखो तुम, यहाँ पे 3 स्लैब हैं, थिकनेस T1, T2 और T3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, μ2 और μ3। ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट की सरफेस से रियल डेप्थ कितनी है, तो ऑब्वियसली दिख रहा है T1 + T2 + T3, ये इसका रियल डेप्थ होगा। लेकिन इस आंख को, इस आई को ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं, थोड़ा और पास दिखाई देगा। क्या पता इस आंख को ऑब्जेक्ट यहाँ ना होके यहाँ दिखाई दे, क्या पता यहाँ दिखाई दे, क्या पता यहाँ दिखाई दे। हो सकता है कि यहाँ ना दिखाई दे के, हो सकता है यहाँ दिखाई दे, जो भी है। तो लेट्स से इसको यहाँ दिखाई दे रहा है ओ पर, दिखाई आई पे दे रहा, तो ये क्या हो गया, रियल डेप्थ OP, और एपरेंट डेप्थ जो होगा वो क्या होगा, IP। तो बताओ अगर रियल डेप्थ इतना है तो क्या होगा एपरेंट डेप्थ। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा याद दिलाऊं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक मिनट, हाँ, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि लेट्स से ये कोई स्लैब है, ये कोई स्लैब, और लेट्स से इस स्लैब की यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसकी गहराई कितनी है h, ये म्यू, बाहर एयर है और यहाँ पे आंख है, ये आंख। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि ये स्लैब है, इस स्लैब की थिकनेस कितनी है h, इस स्लैब की थिकनेस h है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, और यहाँ पे I है और ये एयर है। तो ऊपर से देखने पे ऑब्वियसली तुम दिख रहा है कि रियल डेप्थ क्या था h, रियल डेप्थ क्या था h, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दिखाई यहाँ देगा, तो जो IP है वो क्या होगा एपरेंट डेप्थ, और उस एपरेंट डेप्थ की वैल्यू याद करो क्या आई थी, h/μ। एपरेंट डेप्थ क्या था, h/μ, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। वही वैसे ही अगर मान लो h की जगह t होता, h की जगह अगर यहाँ पे t होता, तो एपरेंट डेप्थ यहाँ पे हम लोग क्या लिखते t/μ, ये होता है एपरेंट डेप्थ t/μ। तो जब एक स्लैब है तो रियल डेप्थ कितना है t, और एपरेंट डेप्थ कितना है t/μ, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो लास्ट क्लास में हमने एक स्लैब की बात की थी, अब यहाँ पे 3 स्लैब हैं। लास्ट क्लास में हमने एक स्लैब की बात की है, 3 स्लैब है यहाँ पर, μ1, μ2, μ3। रियल डेप्थ क्या है, T1 + T2 + T3। जिसका जो एपरेंट डेप्थ होगा IP, उसकी वैल्यू क्या कहते हो, क्या होगी एपरेंट डेप्थ। तो जो एपरेंट डेप्थ होगा वो T1/μ1 + T2/μ2 + T3/μ3 होगा। ये बहुत सिंपल तरीका, T1/μ1 + T3/μ3, सॉरी T1/μ1 + T2/μ2 + T3/μ3 होगा। ये क्या होगा, रियल डेप्थ। अगर 4 स्लैब होंगे, 4 स्लैब, तो T4 + T4/μ4 भी आ जाएगा। तुम कहोगे आखिर आया कैसे, ये रियल डेप्थ, ये एपरेंट डेप्थ। तुम कहोगे इसको कि हमें एक स्लैब के लिए पता था, 3 स्लैब के लिए ऐसा क्यों होगा, इसको प्रूफ करना है। तो तुम चाहो तो तुम वीडियो को रोक के तुम खुद से प्रूफ करने की कोशिश करो, वीडियो को रोक को खुद से प्रूफ करने की कोशिश करो कि अगर 3 स्लैब हैं तो क्या ये ऐसा आएगा क्या। ठीक है, ट्राई करो तुम। चलो ठीक है, तो उम्मीद है कि तुमने ट्राई किया होगा, हो सकता है कि आपने प्रूफ कर लिया हो। मैं करता हूं अब कि कैसे आया होगा। देखिए फटाफट, यहां पर देखो तुम, लेट्स से यहां पे है 3 स्लैब, लेकिन मैं फिलहाल 2 स्लैब की बात कर रहा, 2 स्लैब से लेके आगे बढ़ रहा। लेट्स से इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1, इसका कितना है, μ2, और ये बाहर जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम, एयर। ठीक है, इस मीडियम को मैं एयर बोल रहा। तो ये क्लियर है, यहाँ पे तुम देखो कि μ1 है, ये μ2 है, और ये बाहर एयर है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, वहाँ 3 स्लैब था, लेकिन प्रूफ करने के लिए फिलहाल मैं 2 ही स्लैब की बात कर रहा हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे जाएगी, कहाँ से कहाँ जाएगी, μ1 से μ2। अगर ये μ1 से μ2 गया तो इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, तो ओ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, तो I' क्या हुई, इमेज। तो इस बाउंड्री के लिए ओ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, I' क्या हुई, इमेज। तो ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हुई, T1, ऑब्जेक्ट की दूरी T1 हुई। मैं आप लोग याद दिलाऊं, अगर ये μ1 है, ये μ2 है, फॉर्मूला क्या होता है, IP = फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को बता दे रहा हूँ, μ2/μ1 × OP। ठीक, अगर पहला मीडियम μ1, दूसरा मीडियम μ2 है, तो इमेज डिस्टेंस μ2/μ1 × OP होता है। तो यहाँ पर OP क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी इसको मत देखो, इस सरफेस को देखो, इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, T1। तो इस सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो T1 है, तो इमेज डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, μ2/μ1 T1। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर T1, इसको देखो P' को तुम देखो यहाँ पे P', तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे T1 है इस बाउंड्री के लिए, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, μ2/μ1 × T1। तो जो इमेज डिस्टेंस यहाँ पे आएगा वो ये क्या आएगा, μ2/μ1 × T1, ये आ गया इस बाउंड्री के लिए इमेज की दूरी। ठीक, तो इस बाउंड्री के लिए ये इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये लाइट रे, अब ये लाइट रे इस बाउंड्री पे गिरेगी।
अब ये लाइट रे इस बाउंड्री पे गिरेगी, तो तुम ये देखो ये लाइट रे इस बाउंड्री पे गिरी, अब ये लाइट रे कहां से कहां जाएगी, म्यू2 से एयर गई। इस बाउंड्री के लिए ये क्या है, इंसिडेंट रे, और इस बाउंड्री के लिए अगर ये इंसिडेंट रे है तो इस बाउंड्री के लिए आई डैश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये रिफ्लेक्टेड रे है तो आई क्या हुई, इमेज। तो इस टॉप वाली बाउंड्री के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट हुआ और आई क्या हुई, इमेज। तो इस बाउंड्री के लिए अगर आई डैश ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हो जाएगी, यहां से दूरी कितनी है, इतनी है। तो इस बाउंड्री से इस ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होगी, T2 प्लस दिस। तो इस बाउंड्री से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा T2 प्लस दिस, तो ये होगा हमारे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, μ2 अपॉन μ1 इंटू T1 प्लस T1। तो इस बाउंड्री के लिए ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लाइट रे कहां से कहां जा रही, म्यू से एयर में क्या करते हैं, डिवाइड का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट की दूरी x है तो इमेज की दूरी क्या होगी, x अपॉन म्यू। तो ऑब्जेक्ट की दूरी इतनी है तो जो इमेज की दूरी होगी, तो इस केस में जो इमेज की दूरी होगी वो निकालें, तो जो इमेज की दूरी ये रही हमारी इमेज की दूरी, देखो कितनी होगी वो इमेज की दूरी, एक सेकेंड। तो इस सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये हुआ, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है आई डैश, ऑब्जेक्ट है आई, इमेज है, ऑब्जेक्ट की दूरी इतनी, तो इमेज की दूरी क्या होगी, म्यू से डिवाइड करेंगे, म्यू कितना है, μ2। इस ऑब्जेक्ट की पूरी दूरी को, ये लिखा हुआ है, इस पूरी दूरी को हमने μ2 से डिवाइड कर दिया, ये क्या आ गई, इमेज की दूरी IP। यही हमारा इमेज की दूरी IP आ गया, यही हमारा इमेज की दूरी जो है वो IP आ गया। और IP की इक्वल टू क्या, यही पूरा लिख दिया है, μ2 से डिवाइड करेंगे तो μ2 क्या होगा, कैंसिल। यहाँ पे तो एक μ2 क्या होगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, T1 अपॉन μ1, और यहाँ पे क्या बचेगा, T2 अपॉन μ2, ये आएगा। तो इस तरह से एपरेंट डेप्थ आ गया T1 अपॉन μ1 प्लस T2 अपॉन μ2, ये हमारा आंसर आ गया। तुम देख सकते हो इसको, फटाफट देख सकते हो तुम, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो 2 स्लैब के लिए अगर ये प्रूफ होता है तो 3 स्लैब के लिए, अरे 2 के लिए प्रूफ हो गया तो फिर 3 के लिए ऑटोमेटिकली प्रूफ हो ही जाएगा, T1 अपॉन μ1 प्लस T2 अपॉन μ2 प्लस T3 अपॉन μ3। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ फटाफट। पहले हम लोग फर्स्ट बाउंड्री की बात करेंगे, पहले ये फर्स्ट बाउंड्री की बात होगी, बाद में सेकंड बाउंड्री की बात होगी। फर्स्ट बाउंड्री के लिए O क्या है, ऑब्जेक्ट, आई डैश क्या है, इमेज, ऑब्जेक्ट की दूरी जो है वो T1 है। फर्स्ट बाउंड्री के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है, T1, और इमेज दूरी ये रही इमेज की दूरी, ठीक। और फर्स्ट बाउंड्री की जो इमेज होगी, अब वो सेकंड बाउंड्री के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट, तो सेकंड बाउंड्री के लिए ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होगी, ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी वो क्या होगी, T2 प्लस दिस। T2 ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी वो क्या होगी, गलती से T2 प्लस दिस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। अब लाइट रे म्यू से एयर जा रही है, म्यू से एयर में डिवाइड करेंगे, तो इस बाउंड्री के लिए आई डैश क्या है, ऑब्जेक्ट, आई क्या है, इमेज, ऑब्जेक्ट अगर x पे है तो इमेज जो होगा वो क्या होगा, x अपॉन म्यू, ये पूरा का पूरा x, ये इमेज डिस्टेंस हो गया, और ये μ2 कैंसिल, ये हमारा आंसर आ गया। तो यही इमेज डिस्टेंस ही क्या है, होगा हमारा एपरेंट डेप्थ, होता है प्रूफ। अरे अब तो हो गया, क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको ये तो मैंने प्रूफ कर दिया, लेकिन आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये याद करना बहुत सिंपल है कि एपरेंट डेप्थ जो होगा वो कितना होगा, T1 अपॉन μ1 प्लस T2 अपॉन μ2 प्लस T3 अपॉन μ3, ये हमारा एपरेंट डेप्थ होगा, ठीक है। तो अब मैं पूछूं कि शिफ्ट कितना होगा, तो हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, शिफ्ट। तो जो शिफ्ट होगा वो क्या होगा, OI, शिफ्ट OI होगा। OI का मतलब क्या हुआ, OP माइनस IP। OP क्या होगा, रियल डेप्थ, IP क्या है, एपरेंट डेप्थ। मतलब रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निकल जाएगा शिफ्ट। OP रियल डेप्थ, IP एपरेंट डेप्थ, तो रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस तरह से हमारा शिफ्ट निकल जाएगा। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आएगा शिफ्ट, फटाफट शिफ्ट निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करो, तो यहां से सब्ट्रैक्ट करो, T1 कॉमन लोगे तो क्या आएगा ब्रैकेट में, T1 1 माइनस 1 अपॉन μ1 प्लस T2 1 माइनस 1 अपॉन μ2 प्लस T3 1 माइनस 1 अपॉन μ3। इस तरह से ये शिफ्ट आ गया, ठीक है, ये शिफ्ट आ, 3 स्लैब हैं तो शिफ्ट इतना हुआ, 4 स्लैब होते तो प्लस T4 1 माइनस 1 अपॉन μ4। हाँ, लेकिन तभी शिफ्ट होगा, याद रखना, जब जो आंख है वो कहाँ पे हो, एयर में, जो ये आंख है वो एयर में होगा, तब जाके इस चीज को लगा पाएंगे, ये हमारा शिफ्ट होगा, ठीक है। ये पूरा ये एपरेंट डेप्थ होगा और ये हमारा शिफ्ट होगा, ठीक है। आ गया ये, इस क्वेश्चन का ये आंसर आया, ठीक, लिख लेना ये सब। आगे बढ़े, यहां पे देखो, यहां पे वही 3 स्लैब हैं, जो आंख है वो भी एयर में है, बस फर्क ये है कि पिछले ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नीचे था, जस्ट यहां पे था, अब ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया,
ठीक है। ऑब्वियसली ये मीडियम भी जो है वो एयर है, इधर एयर। तुम देख लो पीछे वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट टच कर रहा था, 3 स्लैब, ऑब्जेक्ट जस्ट इसको टच कर रहा था, लेकिन यहाँ पे तुम देखो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कुछ डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस। तो बताओ पिछले फिगर का अगर ये शिफ्ट था, पिछले फिगर को नाम मैंने फिगर 1 नाम दिया, इस फिगर को मैं फिगर 2 कह रहा हूँ, इस फिगर को मैं फिगर 3 कह रहा हूँ। अगर फिगर 1 का शिफ्ट इतना है तो बताओ इस फिगर 2 का शिफ्ट कितना होगा? यही होगा कि कुछ और होगा? ये फिगर 1 का शिफ्ट था तो इस नए फिगर 2 का शिफ्ट यही होगा या कुछ और होगा? बिल्कुल सही सोचा आपने, यही होगा। कैसे होगा मैं दिखाता हूं आप लोग को। यहां पे देखते हैं, कई तरीका है उसमें से एक तरीका आप ऐसे भी सोच सकते हो, यहां पे है तो 3 स्लैब, लेकिन क्यों ना मैं यहां पे 4 स्लैब मान लूं, मैं यहां पे एक और स्लैब ले लूं अपने मन से। अपने मन से मैंने एक और स्लैब ले लिया और इस स्लैब की थिकनेस मैंने क्या ले ली? x। और ये स्लैब किसका बना है? एयर का। ऑब्वियसली यहां पे एयर है, ये स्लैब एयर का बना हुआ है। ठीक, तो अब जरा इसकी बात करते हैं। ठीक है, जरा इसको देखो तुम, यहां देखो, ये सिर्फ ये रियल डेप्थ था पिछले फिगर का, फिगर 1 का। फिगर 2 का रियल डेप्थ क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस x। तो फिगर 2 का रियल डेप्थ हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस x। ये और एपरेंट डेप्थ क्या होगा? T1 अपॉन μ1 प्लस T2 अपॉन μ2 प्लस T3 अपॉन μ3 प्लस T4 अपॉन μ4। T4 अपॉन μ4, T4 की वैल्यू कितनी है? x। बिल्कुल, T4 कितना है? x। μ4 किसका बना है? एयर का। तो μ4 की वैल्यू क्या होगी? 1। μ4 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 1। तो इस तरह से ये हो गया रियल डेप्थ और ये हो गया एपरेंट डेप्थ। शिफ्ट निकालना, शिफ्ट, तो जो शिफ्ट होता है वो क्या होता है? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये x और ये x कैंसिल हो गया, और ये x कैंसिल होने से शिफ्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब जो शिफ्ट फिगर 1 का होगा वही शिफ्ट फिगर 2 का होगा। तो फिगर 1 और फिगर 2 का शिफ्ट जो आया वो क्या आया? सेम, शिफ्ट सेम आया। क्या रियल डेप्थ बदला? बिल्कुल। पिछली बार फिगर 1 में की तुलना में फिगर 2 का रियल डेप्थ x से इंक्रीज कर गया, एपरेंट डेप्थ भी x से इंक्रीज कर गया, लेकिन शिफ्ट निकालते वक्त x कैंसिल हो गया। तो शिफ्ट जो है फिगर 1 और फिगर 2 का शिफ्ट क्या आया? सेम शिफ्ट आया। ठीक, ये हमने सीखा। अच्छा चलो ये हो गया। अब बताओ ये नया फिगर 3, यहां भी वही 3 स्लैब्स हैं, 1 2 3, बस बीच में एयर आ गया, बीच में एयर आ गया, एयर आ गया। अब बताओ क्या इसका शिफ्ट भी इसके इक्वल होगा? क्या इस थर्ड फिगर का भी शिफ्ट इस शिफ्ट के इक्वल होगा? चलो यहां देखते हैं, एक बार फिर से इसको देखते हैं। लेट्स से यहां पर मैंने एक स्लैब मान लिया और ये स्लैब किसका बना है? एयर का। तो मत देखो, इसको ना देखूं मैं, रियल डेप्थ ना देखूं, एपरेंट डेप्थ ना देखूं, शिफ्ट देखूं। अगर 4 स्लैब होंगे तो शिफ्ट कितना होगा? T4 1 माइनस 1 अपॉन μ4। तो 1 2 3 4 स्लैब हो गए, T4 1 माइनस 1 अपॉन μ4, ये हो गया। अब तुम यहां पे देख सकते हो चौथे स्लैब की थिकनेस कितनी है? x। तो T4 जो होगा वो क्या हो जाएगा? x। और μ4 क्या होगा? इस स्लैब का मीडियम, और ये किसका बना है? एयर का। तो μ4 की वैल्यू कितनी हुई? 1। μ4 की वैल्यू यहां पर जो हुई वो कितनी हुई? 1। और μ4 की वैल्यू 1 होने से ये वैल्यू कितनी हो गई? 0। शिफ्ट की वैल्यू कितनी हुई? 0। तो ये 0 हो गया। तो एयर में इसका कंट्रीब्यूशन जो आया वो कितना आया? 0। तो शिफ्ट तो फिर से शिफ्ट तो वही का वही रह गया। इसका मतलब सुन लो, ये शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। म्यू होता है स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये तभी होता है जब आंखें एयर में हो। म्यू होता है स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये तभी होता है जब आंखें कहां पे हो? एयर में। तो अगर ये स्लैब एयर का बना है तो म्यू की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखने से इस स्लैब के कारण शिफ्ट कितना आएगा? 0। इसका मतलब एयर के आने से कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो अब यहां पे देख लो, यहां एक्चुअल में तो 3 स्लैब है, लेकिन क्यों ना मैं यहां पे 3 स्लैब और ले लूं। एक स्लैब मैंने ये ले लिया, एक स्लैब मैंने ये ले लिया, और एक स्लैब मैंने ये ले लिया। 3 स्लैब मैंने और ले लिए। ठीक, एक्चुअल में 3 था, मैंने 3 और ले लिए, और जो तीनों नए लिए वो किसका बना है? एयर का, एयर का, एयर का बना है। और अभी हमने देखा अगर एयर का बना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो इसका शिफ्ट कितना होगा? 0। इसका भी शिफ्ट कितना होगा? 0। इसका भी शिफ्ट कितना होगा? 0। तो जो नया 3 स्लैब मैंने एज्यूम किया उसका शिफ्ट कितना हुआ? 0। इस पहले वाले इस T1 का शिफ्ट ये रहा, T2 का शिफ्ट ये रहा, T3 का शिफ्ट ये रहा, इसका 0, इसका 0, इसका 0। तो ओवरऑल शिफ्ट तो वही का वही रहा, शिफ्ट में कोई चेंज नहीं आया। तो बस मुझे बताना यही था कि फिगर 1 का शिफ्ट, फिगर 2 का शिफ्ट और फिगर 3 का शिफ्ट क्या होगा? सेम।
रियल डेप्थ अलग होगा, एपरेंट डेप्थ अलग होगा, लेकिन तीनों फिगर का जो शिफ्ट होगा वो यही होगा। ठीक है, तो इनफैक्ट यहाँ लिख भी लेंगे हम लोग, नोट्स में जो बनाएंगे उसमें लिख लेना, इन ऑल अबव 3 फिगर्स, इन ऑल अबव 3 फिगर्स शिफ्ट इज सेम। सिर्फ आपको ये लिखना है कि ऊपर जो हमने 3 फिगर लिए, तीनों फिगर में चाहे 1 2 3 तीनों फिगर में जो शिफ्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम। तो शिफ्ट सेम आ गया। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। क्लियर हो गया? फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 का यही एक शिफ्ट होगा। चलो अब एक नई चीज देखें, ये क्या है, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे 3 स्लैब है। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो 3 स्लैब है, 3 स्लैब। ये एक सिंगल स्लैब लिया, ये अकेला स्लैब इन तीनों के बराबर है। जो काम तीनों मिलकर करेंगे वो काम ये अकेला कर देगा। तो बताओ इस अकेले की थिकनेस क्या होगी? जो काम तीनों मिलकर करेंगे वो काम ये अकेला कर देगा, तो इस अकेले की थिकनेस कितनी होगी? बिल्कुल T1 प्लस T2 प्लस T3। तो इस अकेले की थिकनेस हम लोग लेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3, और इस अकेले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको मैं लिखूंगा म्यू EQ, मतलब इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो काम तीनों मिलकर करेंगे वो काम ये अकेला कर देगा। T1 T2 T3 μ1 μ2 μ3 गिवन है, हमें म्यू इक्विवेलेंट निकालना है। जल्दी से निकालो म्यू इक्विवेलेंट, जल्दी से वीडियो को रोक के फटाफट इसका म्यू इक्विवेलेंट निकालो। बताओ क्या होगा इसका इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ठीक है, उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। मैं करता हूं, इन तीनों को मिलाकर मैं एपरेंट डेप्थ निकालूं। इन तीनों को मिलाकर जो एपरेंट डेप्थ आएगा, अभी पढ़ा, T1 अपॉन μ1 प्लस T2 अपॉन μ2 प्लस T3 अपॉन μ3, ये आएगा तीनों को मिलाकर एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। और इस अकेले का जो एपरेंट डेप्थ आएगा वो क्या आएगा? T अपॉन म्यू इक्विवेलेंट। देखो तो इस अकेले का जो एपरेंट डेप्थ आएगा वो क्या आएगा? T अपॉन म्यू इक्विवेलेंट। एक ही स्लैब है और जो काम तीनों मिलकर करेंगे वही काम ये अकेला कर देगा। तो इन तीनों को मिलाकर और इस अकेले को मिलाकर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? सेम। ये सेम आ गया। और हमें पता है कि T की वैल्यू क्या है, हमें ये पता है कि इस T की वैल्यू जो है वो कितनी है? T1 प्लस T2 प्लस T3, ये है। तो इस तरह से हमने म्यू इक्विवेलेंट निकाले। इस एक काम करो, इस म्यू इक्विवेलेंट को ऊपर लेके आओ, इस पूरे ब्रैकेट को तुम नीचे लेके आओ। तो इस तरह से यहाँ पे हमने म्यू इक्विवेलेंट निकाल लिया, और म्यू इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई? T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन T1 अपॉन μ1 प्लस T2 अपॉन μ2 प्लस T3 अपॉन μ3। इस तरह से ये हमने निकाल लिया इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये आ गया। आपका भी उम्मीद है यही आंसर आया होगा, लेकिन हो सकता है कि आपने इस तरीके से किया हो। आपने हो सकता है कैसे किया हो, आपने इन तीनों को मिला के शिफ्ट निकाला, इन तीनों का शिफ्ट निकाला और इस अकेले का शिफ्ट निकाला। आपने क्या किया होगा, हो सकता है कि आपने क्या किया हो, तीनों को मिला के शिफ्ट निकालो, इस अकेले का शिफ्ट निकालो, दोनों को इक्वल कर दो। अगर आपने ये किया है तो बिल्कुल सही किया है, इससे भी यही आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा लंबा होगा। इससे करोगे तो भी यही आंसर आएगा, इससे करोगे तो भी यही आंसर आएगा, बस इससे थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन बिल्कुल सही है। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप ऐसे करो, तुरंत हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो ये था हमारा इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक नया क्वेश्चन करते हैं। देखो ये एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब। इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2। इस स्लैब की थिकनेस 6 सेंटीमीटर है। ऑब्वियसली स्लैब से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना है? 24 सेंटीमीटर। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर बाहर का मीडियम नहीं देता है तो हम लोग अपने मन से बाहर का मीडियम क्या लेंगे? एयर। ऑब्जेक्ट 24 सेंटीमीटर पे है, तो पूछा है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इमेज की दूरी बतानी है आपको, इमेज की दूरी। तो बताओ इस ऑब्जेक्ट की, अच्छा तुम देखो कि इसका जो सेकंड सरफेस है उसकी सिल्वरिंग कर दी गई। सिल्वरिंग कर दी गई मतलब पॉलिश कर दी गई। सिल्वरिंग कर दिया गई, पॉलिश कर दिया गया, मतलब ये क्या बन गया? अपने आप में क्या बन गया? एक प्लेन मिरर। अपने आप में एक प्लेन मिरर की तरह ये बन गया। तो बताओ इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनने के लिए कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा? इसकी इमेज बनने के लिए कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा और कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा?
रिफ्रैक्शन कितनी बार होगा और रिफ्लेक्शन कितनी बार होगा। ठीक है, बोलो। नहीं नहीं नहीं, अगर आप बोल रहे हो एक बार रिफ्रैक्शन होगा और एक बार रिफ्लेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोग को कि दो बार रिफ्रैक्शन होगा और एक बार रिफ्लेक्शन होगा। इस सरफेस से दो बार रिफ्रैक्शन अपवर्तन और एक बार इससे रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आप लोग को और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। जैसे कि मैंने पहले बताया था आप लोग को, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो सारी की सारी लाइटें पास नहीं करती, कुछ वापस भी लौटती है। उसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, लेकिन जब तक क्वेश्चन में नहीं कहेगा, पूछेगा कि इमेज बताओ, इमेज की दूरी बताओ, इमेज के बारे में पूछेगा, तो हम लोग जब तक अलग से मेंशन नहीं करेगा तब तक हम लोग इंटरनल रिफ्लेक्शन से इमेज को नहीं बनाएंगे, इंटरनल रिफ्लेक्शन से इमेज को नहीं बनाएंगे। हाँ, मिरर से जो रिफ्लेक्शन होगा तो लेंगे, मिरर का रिफ्लेक्शन लेंगे, मिरर का रिफ्लेक्शन लेंगे, लेकिन वो सरफेस जो दो मीडियम को अलग कर रहा है, ये सरफेस दो मीडियम को अलग कर नहीं रहा, ये तो प्लेन मिरर है, यहां से टकराएगी लौटेगी, यहां से तो रिफ्लेक्शन लेंगे। लेकिन वो सरफेस जो दो मीडियम को अलग कर रहा है, अगर इमेज की बात हो रही तो यहां से हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन लेकर इमेज बनाएंगे। इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह हम लोग अपने मन से नहीं लेते। क्वेश्चन में दिया है तो लेंगे, अगर कुछ नहीं दिया है तो अपने मन से इंटरनल रिफ्लेक्शन की हेल्प से हम लोग इमेज नहीं बनाएंगे। तो यहां पर तुम देखो, हाँ अब मेरी बात ध्यान सुनो। तो मैं क्या कह रहा था कि लाइट रे पहले एयर से ग्लास जाएगी, फिर लाइट इस मिरर से टकराएगी, मिरर से टकराने के बाद फिर रिफ्लेक्शन होगा, और फिर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट कहां से कहां जाएगी, ग्लास से एयर, ग्लास से एयर। ठीक है, तो एक इमेज इस लाइट रे से बनेगी। ठीक, उस इमेज को मैंने I1 बोल दिया, यहां नहीं बनेगी, यहां बनेगी I1। एक इमेज इससे बनेगी, उसको मैंने क्या बोल दिया, I2। और एक इमेज इससे बनेगी, उससे मैं क्या बोलूंगा, I। अरे I यहां नहीं बनेगा, I1, अरे I1 यहां कहीं बनेगा, I2 यहां कहीं बनेगा, I यहां कहीं बनेगा। हाँ, इससे O दिखाएंगे, इससे O को दिखाएंगे, इससे I1, इससे I2, इससे I। ठीक है, तो अगर मैंने पूछा कि इमेज बताओ कि कहां पे इमेज होगी, जब भी हम लोग बोलते हैं इमेज बताओ तो इमेज का मतलब होता है फाइनल इमेज। अभी फाइनल इमेज का मतलब क्या होता है, तो फाइनल इमेज उस लाइट रे से बनती है जो लाइट रे कैसी हो, फाइनल लाइट। इमेज का मतलब फाइनल इमेज, फाइनल इमेज किससे बनेगा, फाइनल लाइट से बनेगा। अब फाइनल लाइट क्या होती है, फाइनल लाइट का मतलब होता है एक ऐसी लाइट जिसका आगे चल के अब रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन ना हो, मतलब जो होना था हो चुका है, अब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ना हो। तो इससे बनने वाली इमेज जो I1 है, इससे बनने वाली इमेज I1 इधर कहीं होगी। चलो मैं दिखा दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं मैं, एक मिनट रुको। हाँ, इससे बनने वाली जो इमेज I1 होगी, ये I1, ये फाइनल इमेज नहीं है। इससे बनने वाली इमेज I2 फाइनल नहीं है। इससे बनने वाली इमेज I, ये है फाइनल। ये इमेज जो I होगी वो क्या होगी, फाइनल। क्यों ये फाइनल क्यों नहीं, I1 क्यों नहीं, क्योंकि ये लाइट रे फाइनल नहीं, अभी इसका रिफ्लेक्शन भी होना बाकी है। ये लाइट रे भी फाइनल नहीं, क्योंकि अभी इसका रिफ्रैक्शन होना बाकी है, रिफ्रैक्शन इसका। क्या ये लाइट रे फाइनल है क्या, हाँ इस फिगर, एटलीस्ट इस फिगर के लिए तो लाइट रे कैसी है, फाइनल। और लाइट रे फाइनल है तो इस फिगर के लिए ये लाइट, ये क्या बनेगी, फाइनल इमेज। फाइनल लाइट से फाइनल इमेज बनेगी। तो पहले लाइट रे एयर से म्यू जाएगी, एयर से म्यू में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, और प्लेन मिरर में जो दूरी ऑब्जेक्ट की होती है वही दूरी इमेज की होती है। ऑब्जेक्ट 50 पे तो इमेज क्या होगा, 50 पे। फिर लाइट रे म्यू से एयर जाएगी, और म्यू से एयर में क्या करते हैं, डिवाइड। जब इस सरफेस की बात करेंगे, इस सरफेस के ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करेंगे, दो तो डिस्टेंस इस सरफेस से नापेंगे। जब इसकी बात करेंगे ऑब्जेक्ट इमेज की, तो डिस्टेंस यहां से लेंगे। फिर जब इसकी बात करेंगे तो डिस्टेंस यहां से लेंगे। तो जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताओ कि इस आई की डिस्टेंस कितनी है, आई की दूरी कितनी है। आई की दूरी निकालो, हमें यही आई निकालना है। निकालो आई, वीडियो को रोक के जल्दी से इस आई को निकालने की कोशिश करो। ये म्यू कुछ नहीं है, जल्दी से आई को निकालने की कोशिश करो। ठीक,
ठीक है, उम्मीद है कि आपने ट्राई कर लिया होगा। मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखें, फटाफट करते हैं। पहले बिना डायग्राम ड्रॉ किए, बिना रे डायग्राम ड्रॉ किए सॉल्व करने जा रहा हूँ, रे डायग्राम नहीं ड्रॉ करूंगा, ठीक है। हमें पता है कि लाइट रे पहले एयर से म्यू जाएगी, एयर से जब म्यू जाती है तो इमेज दूर जाती है, म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो एयर से म्यू में इमेज दूर जाती है और मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अगर ऑब्जेक्ट 24 पे है तो इमेज म्यू इंटू 24 पे होगा। म्यू की वैल्यू कितनी, 3/2। सॉल्व करने पर ये जो आएगा वो 36 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, एक सेकेंड फिर से लिख दे रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, तो ऑब्जेक्ट 24 पे तो जो इमेज होगा वो म्यू इंटू 24 पे होगा। सॉल्व करने पर ये कितना आएगा, 36। इस सरफेस के लिए ओ क्या है, ऑब्जेक्ट, और I1 क्या है, इमेज। ये हो गया एयर से म्यू। अब इस सरफेस के लिए, अब इस सरफेस के लिए I1 ऑब्जेक्ट होगा, इस सरफेस के लिए I1 क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 36 + 6 42। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो 36 + 6 जो होगा वो कितना होगा, 42। तो सेकंड सरफेस के लिए I1 क्या है, ऑब्जेक्ट। और प्लेन मिरर में अगर ऑब्जेक्ट सामने हो तो इमेज जो होगी वो पीछे होगी, यहाँ कहीं इमेज होगी। इस इमेज को मैंने I2 बोला, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 42 है तो जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, 42। ये हो गया। अब लौटते वक्त मिरर की जो इमेज होगी वो फिर इस सरफेस के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट। लौटते वक्त मिरर की जो इमेज होगी वो इस सरफेस के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट। अब इस सरफेस के लिए I2 ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, अगर इस सरफेस के लिए I2 ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, क्या होगा डिस्टेंस, 6 + 42, 6 + 42 दैट इक्वल्स टू 48। तो ये I2 हो गया। तो इस सरफेस के लिए I2 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 48। अब लाइट रे कहाँ से कहाँ जाएगी, म्यू से एयर, म्यू से एयर। म्यू से एयर में क्या करते हैं, डिवाइड। डिवाइड का मतलब अगर ऑब्जेक्ट 48 पे है तो इमेज कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट 48 पे है तो इमेज कहाँ पे होगा, 48/म्यू पे होगा। इमेज 48/म्यू। सॉल्व कर, म्यू की वैल्यू कितनी है, 3/2। 3/2 सॉल्व करने पर कितना आएगा, 32 सेंटीमीटर। ये आ गया इमेज डिस्टेंस, और यही इमेज हमारे लिए फाइनल इमेज होगी। ये हमारा आंसर, दिस इज द फाइनल इमेज। बिना रे डायग्राम ड्रॉ किए मैंने सॉल्व किया, आंसर 32 होगा। आपको भी एग्जाम में रे डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बिना रे डायग्राम ड्रॉ किए जल्दी जल्दी ये आंसर आएगा। अभी मैं दोबारा डायग्राम ड्रॉ करूंगा, मैं रे डायग्राम ड्रॉ करूंगा, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। और आंसर आ गया, आई का आंसर यहाँ से अगर 32 आया तो यहाँ से कितना आएगा, 26, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है, 6। तो 32 - 6 ये कितना हो जाएगा, 26। ये हमारी फाइनल इमेज हुई, ठीक है। ये हो गया आंसर, आंसर आ गया 32, ठीक है, बिना रे डायग्राम के। अगर मैं रे डायग्राम ड्रॉ करूँ, रे डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो इधर, लाइट रे पहले एयर से म्यू जाएगी, इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है तो ओ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है तो पॉइंट ओ जो हो गया वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ये रिफ्लेक्टेड रे है तो फर्स्ट सरफेस के लिए I1 क्या हुई, इमेज। फर्स्ट सरफेस के लिए I1 इमेज हुई। अब ये लाइट रे सेकेंड सरफेस पे गिरी तो सेकेंड सरफेस के लिए ये क्या है, इंसिडेंट रे। तो सेकेंड सरफेस के लिए I1 क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, अब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। एक मिनट रुकना, हाँ। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। और प्लेन मिरर में जो दूरी ऑब्जेक्ट की होती है वही दूरी किसकी होगी, इमेज की। ऑब्जेक्ट, हाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितनी दूरी पे है, ये तो 36 था, तो ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होगी, 6 + 36 कितना, 42। ऑब्जेक्ट 42 पे है तो इमेज कहाँ पे होगा, 42 पे। तो इसके लिए ये इंसिडेंट रे I1 ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टेड रे तो रिफ्लेक्टेड रे तो I2 क्या हुई, इमेज, और ये 42 हुआ। अब ये लाइट रे फिर फर्स्ट सरफेस पे गिरेगी तो फर्स्ट सरफेस के लिए इंसिडेंट रे है तो फर्स्ट सरफेस के लिए I2 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की दूरी फर्स्ट से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हो जाएगी, 6 + 42। तो 6 + 42 क्या हो गया, 48। तो ऑब्जेक्ट 48 पे हुआ। अब लाइट रे कहाँ से कहाँ जाएगी, म्यू से एयर, म्यू से एयर, म्यू से एयर जाएगी। म्यू से एयर में हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट 48 पे है तो इमेज 48/म्यू होगा, और सॉल्व करने पे कितना गया, 32। ये मैंने रे डायग्राम कंप्लीट किया। तो इस तरह से ये आ गया। और सेकंड सरफेस के लिए तुम देख सकते हो कि सेकंड सरफेस के लिए
ये इंसिडेंट रे थी, सॉरी फर्स्ट सरफेस के लिए इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो फर्स्ट सरफेस के लिए हमारे लिए I2 क्या है, ऑब्जेक्ट लौटते वक्त, और I क्या है, इमेज। ये हमारा आंसर, दिस इज द फाइनल इमेज। तुम इस रे डायग्राम को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। चलो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये मेन मेथड है, यही प्रॉपर मेथड है। लेकिन एक और मेथड से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। सेकेंड मेथड से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। वो तरीका बहुत सिंपल तरीका है, समझने में हो सकता है टाइम लगेगा आपको, लेकिन नए तरीके से आपको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। तुरंत हो सकता है बिना पेन उठाए आप तुरंत आप उसका आंसर निकाल सको सेकेंड मेथड से। ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड भी तुम्हें सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, समझाने में टाइम लगा, लेकिन तुम्हें सॉल्व करने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन सेकेंड मेथड तो इससे भी अच्छा मेथड है। देखते हैं क्या है सेकेंड मेथड। पढ़ू? ठीक। हाँ, तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सेकंड मेथड है। जो अभी हमने ऊपर सॉल्व किया थोड़ा लंबा मेथड था, हल्का सा, ये इसका सेकंड मेथड है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वही है कि ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, 6, ऑब्जेक्ट 24, पूछा है इमेज कहाँ पे होगी। तुम अच्छा ये बताओ, अगर मान लो यहाँ एयर में अगर आंख होती तो इस आंख को ये मिरर कहाँ दिखाई देता, पास की दूर? बिल्कुल सही सोचा। मिरर को इस आंख को ये मिरर कहाँ दिखाई देता, पास। कितना पास? शिफ्ट के बराबर। कितना पास दिखाई देता है इसको, शिफ्ट के बराबर पास दिखाई देता। तो इस आंख को मिरर जो है वो है यहां पे, दिखाई यहां देता, शिफ्ट के बराबर दिखाई देता। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रियल पोजीशन ऑफ मिरर, और ये क्या कहलाएगा, एपरेंट पोजीशन ऑफ मिरर। है यहां पे, दिखाई यहां देगा, तो ये हो गया हमारा एपरेंट पोजीशन ऑफ मिरर। और रियल और एपरेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, शिफ्ट निकाला, t इंटू 1 - 1/μ, ये रहा t, ये रहा म्यू, पुट कर लेना, सॉल्व करना, शिफ्ट कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। तो मिरर 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया, है यहाँ पे, दिखाई यहाँ देगा। तो पहला काम करना है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट काम कि मिरर को शिफ्ट कराना है। सेकेंड काम क्या होगा, जहाँ एयर है वहाँ तो एयर ही रहेगा, लेकिन जहाँ ग्लास है वहाँ भी एयर हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा मीडियम जो है वहाँ पे एयर हो जाएगा। समझ गए? तो दो काम करना होगा, पहला काम मिरर को शिफ्ट करना है, और दूसरा काम जहां ग्लास है उसको भी क्या कर देना, एयर। अब ये पूरा एयर हो गया, तो अब तुम देखो इस नए फिगर में, इस नए फिगर में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रिफ्लेक्शन, वो भी एक बार। अब इस नए फिगर में तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, इस नए फिगर में तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रिफ्लेक्शन। ये पूरा का पूरा एयर है, पूरा एयर। अब तुम देखो, तुम सोचो, बताइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा। अब यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, 24 + 6 30 - 2 28। तो ये डिस्टेंस आया वो कितना आया, 28 सेंटीमीटर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 24 + 6 30 - 2 28। और सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के अलावा कुछ नहीं। और प्लेन मिरर में अगर ऑब्जेक्ट सामने हो तो इमेज कहाँ होता है, पीछे, और जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा वही डिस्टेंस इमेज का होगा। तो इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। तो इमेज कहां पे आई, इस मिरर से 28 सेंटीमीटर पीछे आई। क्या इस क्वेश्चन का आंसर और पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या मैच कर रहा है, सॉरी इस मेथड का आंसर और फर्स्ट मेथड का आंसर क्या मैच कर रहा है? कुछ लोगों को लग रहा है कि आंसर मैच नहीं कर रहा, जबकि मैं दिखाऊंगा एग्जैक्ट मैच कर रहा है। कैसे देखना, कैसे मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। कैसे, तो यहां से 28 हुआ, तो अगर एपरेंट से और ये इमेज जो है, हाँ खत्म बात, ये इमेज क्या है, फाइनल इमेज है। और एपरेंट से डिस्टेंस कितना है, 28। तो रियल से डिस्टेंस कितना होगा, ये रहा रियल से डिस्टेंस कितना होगा, 28 - 2 कितना, 26। तो आंसर आ गया, आंसर ये हमारा आ गया। क्या आंसर आ गया, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम रियल पोजीशन ऑफ मिरर, फ्रॉम रियल पोजीशन ऑफ मिरर जो हो गया वो 28 - 2, 28 - 2 ये कितना आ गया, 26 सेंटीमीटर। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पर देखो तुम, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम रियल पोजीशन ऑफ मिरर 28 - 2 26 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हुआ।
अब मैं दिखाता हूं क्या ये आंसर फर्स्ट मेथड वाले आंसर से मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल मैच कर रहा है। तो यहां से आंसर कितना हुआ? 26। चेक कर लें, ये फाइनल इमेज, और यहां पर ये भी तो क्या थी, ये क्या थी? फाइनल इमेज। और फाइनल इमेज की दूरी यहां से क्या है? 32। तो फर्स्ट सरफेस से 32 और ये दूरी कितनी है? 6। अगर 32 ये 6 तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस कितना आएगा? 32 माइनस 6 कितना? 26। तो रियल से, ये रियल ही तो था, रियल से 26 फर्स्ट मेथड से आया, और सेकंड मेथड से भी तो रियल से कितना आया? सेकंड मेथड से भी तो रियल से कितना आया? 26। ये देखो कितना सिंपल मेथड है, ये इतना सिंपल कि बस आप बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। बस जो भी टाइम लगेगा, शिफ्ट निकालने में टाइम लगेगा, और इसको निकालने में भी नेग्लिजिबल टाइम लगेगा। बस एक बार शिफ्ट निकाल लो, और तुमने अगर शिफ्ट निकाल लिया तो फिर तुमको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, बिना पेन उठाए सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? एक बार बस तुम शिफ्ट निकाल लोगे। जब तुम शिफ्ट निकालोगे तुम क्या करोगे? मिरर है यहाँ पे, दिखाई यहाँ देगा, तुम ये फिगर को ड्रॉ करोगे। मिरर है यहाँ पे, दिखाई यहाँ देगा, कितना शिफ्ट होगा? 2 सेंटीमीटर। और जो ग्लास था, शिफ्ट कराने के बाद ग्लास को भी क्या बना देना? एयर। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। हाँ, तो मिरर था यहाँ पे, यहाँ ले जाना, मिरर यहाँ पे हो गया, 2 सेंटीमीटर तुम शिफ्ट करा दिए, तो 2 सेंटीमीटर शिफ्ट करा दिए। तो अब इस मिरर से, अच्छा, ग्लास को भी तुम शिफ्ट करने के बाद ग्लास क्या बन जाएगा? एयर। अब ऑब्जेक्ट की यहां से दूरी क्या हो जाएगी? 24 प्लस 6, मन ही मन 24 प्लस 6 30 माइनस 2 28, और यहां से ऑब्जेक्ट 28 हुआ, तो इमेज भी यहां से 28 होगा, और इमेज अगर यहां से 28 हुआ तो यहां से कितना होगा? 28 माइनस 2 कितना? 26 सेंटीमीटर। इस तरह से आंसर है, फटाफट इस तरह से हम लोग आंसर निकालते चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कह रहा हूं मैं, और ओरली हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, ठीक। जैसे कि चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको ओरली सॉल्व करना, यही एकदम सेम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, तुम इसको ओरली सॉल्व करना, मन ही मन। पेन मत उठाना, पेन मत उठाना, बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करोगे। ठीक, मान लो कि ये वाटर है, और इस वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3। लेट्स से वाटर, इस वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3, और इधर हमने पॉलिश कर दिया। मान लो कोई बॉडी, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इधर पॉलिश कर देते, क्या बन गया? प्लेन मिरर। ऑब्वियसली इधर एयर है, और लेट्स से ये कितना है? 12 सेंटीमीटर है। ठीक, 12 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट है 50 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट यहां से 50 सेंटीमीटर पे है। तो जरा बताओ कि इमेज, फाइनल इमेज की डिस्टेंस यहां से कितनी होगी? जल्दी फटाफट बताओ। तुम शिफ्ट निकाल, मैं बता दे रहा हूं, शिफ्ट निकालने में टाइम मत करो। तुम जब शिफ्ट निकालोगे तो 3 सेंटीमीटर आएगा। तुम्हारा काम, इतना काम मैंने कर दिया। अब पेन मत उठाना, बिना पेन उठाए बताओ कि सॉल्व करने पर अगर शिफ्ट 3 सेंटीमीटर आ रहा है तो फाइनल इमेज की दूरी यहां से कितनी होगी? जल्दी बताओ, 10 सेकंड का मौका दे रहा हूं, 10 सेकंड का मौका, जल्दी बताओ। हुआ? सोचो। ठीक है, मैं करता हूं। अगर अभी तक आप नहीं सोच पाए तो वीडियो को रोक के सोच लो एक बार कि कैसे हुआ। रोक लो वीडियो को। शिफ्ट 3 सेंटीमीटर, मिरर है यहां पे, दिखाई यहां देगा, मिरर है यहां पे, दिखाई यहां देगा। शिफ्ट करा दूंगा, कितना शिफ्ट होगा? 3 सेंटीमीटर के इक्वल, 3 सेंटीमीटर के इक्वल शिफ्ट होगा, तो ये 3 हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? अब यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? 50 प्लस 12, 62 माइनस 3, 59। तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से कितना हो गया? 59। कहां से? एपरेंट से। और जब शिफ्ट कराते हैं तो वाटर भी क्या बन जाता है? एयर। शिफ्ट कराने के बाद वाटर एयर बन जाएगा। और ऑब्जेक्ट कहां पे है? 59 पे। अगर ऑब्जेक्ट 59 पे है तो जो इमेज होगा वो भी कहां पे होगा? अगर ऑब्जेक्ट 59 सामने है तो इमेज कहां पे होगा? 59 पीछे। हो गया। और एपरेंट से 59 तो रियल से कितना होगा? 59 माइनस 3 कितना? 56। आंसर आ गया 56 सेंटीमीटर। ये देखो कितना सिंपल। 50 प्लस 12 62 माइनस 3 59, ये 59 तो यहां से 59 और यहां से 59 तो यहां 56। ये हो गया हमारा आंसर।
फाइनल इमेज। इस तरह से फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत हो गया, आगे की बात करते हैं। ये रहा हमारा नया क्वेश्चन। देखो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बताओ क्या होगा आंसर। ये मिरर है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ग्लास स्लैब है, इस स्लैब की थिकनेस 3 सेंटीमीटर है, ये मिरर है, मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मिरर से 31 सेंटीमीटर की दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है। पूछा है इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी। जब भी मैं इमेज कहता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है, फाइनल इमेज। इमेज कहाँ बनेगी वो बताना है आपको। वैसे मैं बता दूं, तुम पहले मुझे ये बताओ कि इसकी इमेज बनने के लिए कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा और कितनी बार, सॉरी, इसकी इमेज बनने के लिए लाइट रे स्लैब से कितनी बार पास करेगी और मिरर से कितनी बार टकराएगी, मिरर से कितनी बार टकराएगी और स्लैब से कितनी बार पास करेगी। देखो तो जब इस ऑब्जेक्ट से लाइटें निकलेगी तो पहले लाइटें स्लैब से पास करेगी, फिर मिरर से टकराएगी और फिर स्लैब से पास करेगी। अरे डायग्राम ऐसा नहीं हुआ, डायग्राम तो कुछ और होगा, लेकिन बस एक बार स्लैब से, फिर मिरर से, फिर स्लैब से। बिल्कुल हो सकता है कि फिगर ऐसा बने, तो क्या पता फिगर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे 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 कुछ भी, लेकिन ये तो क्लियर है कि एक बार स्लैब से, पहले स्लैब से, एक बार स्लैब से, फिर एक बार मिरर से और फिर एक बार स्लैब से। तो स्लैब से कितनी बार होगा, 2, और मिरर से कितनी बार होगा, 1, ये होगा। और स्लैब से शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग की वैल्यू कितनी होती है, t इंटू 1 माइनस 1/μ। और मैं याद कर दिलाता हूँ, शिफ्ट हमेशा लाइट रे के डायरेक्शन के पैरेलल होती है। अगर लाइट रे राइट जा रही तो शिफ्ट राइट होगा, लाइट रे लेफ्ट जा रही तो शिफ्ट लेफ्ट होगा। ये होता है शिफ्ट। शिफ्ट होता है स्लैब के ऑब्जेक्ट और स्लैब के इमेज के बीच की दूरी, ये होता है शिफ्ट। और वही पुरानी बात याद रखना, जब लाइट रे पहली बार इधर जाएगी तो स्लैब के लिए ओ क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और स्लैब की इमेज को, स्लैब के लिए ओ क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और स्लैब की इमेज को मैंने क्या नाम दिया, I1। और स्लैब की जो इमेज होगी वो मिरर के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट। हमेशा ऐसा ही होता है, पहले की इमेज अगले वाले के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो स्लैब के लिए ओ क्या है, ऑब्जेक्ट, I1 क्या है, इमेज। फिर मिरर के लिए I1 क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और I2 क्या होगी, इमेज। और फिर लौटते वक्त, फिर जब लाइट लौटेगी, तो जब लाइट लौटेगी तो फिर स्लैब के लिए, फिर स्लैब के लिए I2 क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और जो I3 होगा यही हमारा फाइनल इमेज होगा, I3 फाइनल इमेज। फिर से जाते वक्त स्लैब के लिए O क्या है, ऑब्जेक्ट, I1 क्या है, इमेज। मिरर के लिए I1 क्या होगा, ऑब्जेक्ट, I2 क्या होगी, इमेज। लौटते वक्त स्लैब के लिए I2 क्या होगा, ऑब्जेक्ट, I3 क्या होगी, इमेज। ये हमेशा होगा, पहले की इमेज अगली वाली की ऑब्जेक्ट, फिर इसकी इमेज इसके लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट, और जो इसकी इमेज होगी यही हमारा फाइनल इमेज होगा। यही हमें I3 निकालना है। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो इसको, वीडियो को रोक के आराम से सॉल्व करने की कोशिश करो, जल्दी करो। ट्राई करो। देखिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं बिना डायग्राम के, बिना डायग्राम के। तो स्लैब के लिए ओ क्या है, ऑब्जेक्ट, I1 क्या, इमेज। लाइट रे पहले राइट जाएगी तो जो शिफ्ट होगा, लाइट रे पहले राइट जाएगी तो जो शिफ्ट होगा वो राइट होगा। और तुम सॉल्व करना, शिफ्ट t इंटू 1 माइनस 1/μ, शिफ्ट आएगा 1 सेंटीमीटर, शिफ्ट 1 सेंटीमीटर आएगा। तो ये 31, ये 1, तो ये कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। अब स्लैब की जो इमेज होगी वो मिरर के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट। तो मिरर के लिए I1 ऑब्जेक्ट हुआ। मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। मिरर के सामने जो भी होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। और ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ क्या रखते हैं, नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर है, f क्या रखेंगे, -10। और मिरर्स के लिए I1 ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, 30, प्लस 30 की -30, -30। जो भी मिरर के सामने होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। जो भी दूरी मिरर के सामने होगी वो नेगेटिव होती है, साइन कन्वेंशन जो हम पढ़ चुके हैं, मिरर के केस में पढ़ चुके हैं साइन कन्वेंशन, ये सारी बातें हम मिरर में पढ़ चुके हैं। तो u कितना होगा, -30, f कितना होगा, -10। सॉल्व किया, सॉल्व करने पर v की वैल्यू क्या होगी, -15। माइनस का मतलब इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के सामने।
माइनस का मतलब इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर। तो मिरर की मान लो ये इमेज बन गई I2, ये मिरर की इमेज बन गई I2। तो मिरर के लिए I1 क्या था, ऑब्जेक्ट, I2 क्या हुई, इमेज। अब मिरर की जो इमेज होगी वो लौटते वक्त मिरर की जो इमेज होगी वो स्लैब के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट। तो स्लैब का ही ऑब्जेक्ट I2 हुआ, तो स्लैब की जो इमेज होगी वो क्या होगी, I3। और शिफ्ट किधर होगा, लेफ्ट। क्यों, कि लौटते वक्त लाइट किधर जा रही है, लेफ्ट, तो शिफ्ट भी किधर होगा, लेफ्ट, शिफ्ट भी लेफ्ट होगा। और शिफ्ट कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। और यही हमारा I3 क्या होगा, फाइनल इमेज। ठीक है, I2 की दूरी क्या थी, मिरर से अभी हमने निकाला था ना, मिरर से मिरर के इमेज की दूरी 15 है, तो मिरर से मिरर की इमेज दूरी कितनी है, 15। फिर लाइट यहाँ से गुजरेगी, फिर शिफ्ट होगा 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो I3 जो हुआ हमारा फाइनल इमेज हुआ, और इस I3 की दूरी 15 + 1 कितना होगा, 16 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर। तो इस तरह से हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, ठीक, तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो कि क्या पता मिरर के लिए I1 क्या है, ऑब्जेक्ट, और मिरर के लिए जो इमेज आई उसके मैंने I2 बोला, क्या पता I2 यहाँ पे हो, क्या पता I2 यहाँ बन जाए। अगर I2 यहाँ बन जाए तो डिस्टेंस कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। अरे चाहे I2 यहाँ बने, चाहे I2 यहाँ बने, अब मिरर की जो इमेज होगी, मिरर की जो इमेज होगी वो स्लैब के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट। तो स्लैब के लिए I2 क्या है, ऑब्जेक्ट, तो स्लैब से शिफ्टिंग होगी। स्लैब के लिए I2 क्या है, ऑब्जेक्ट, तो स्लैब के लिए I3 क्या हुई, इमेज। स्लैब के लिए I3 जो हुई वो क्या होगी, हाँ, तो स्लैब के लिए I2 ऑब्जेक्ट, I3 इमेज। और स्लैब के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज दूरी क्या होती है, शिफ्ट कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना होगा, 15 + 1 कितना, 16। तो चाहे I2 यहाँ बने, चाहे I2 यहाँ बने, चाहे I2 यहाँ बने, आंसर तो कितना होगा फाइनली, 15 + 1 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर, इस पे फर्क नहीं पड़ रहा कि I2 यहाँ बन रहा है कि यहाँ बन रहा है, चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ बने, फाइनल इमेज I3 की दूरी जो होगी वो 15 + 1 16 सेंटीमीटर हो गई। इस तरह से हमने सॉल्व किया, बिना रे डायग्राम के हमने सॉल्व कर लिया। बाकी तुम रे डायग्राम बना के भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर होता है। जैसे यहाँ पे लाइट जाएगी, ये हुई, तो स्लैब के लिए O क्या है, ऑब्जेक्ट, I1 क्या है, इमेज, ये 1 सेंटीमीटर। अब स्लैब के लिए, स्लैब से जो लाइट रे निकली वो मिरर पे गिरी, तो मिरर को लग रहा है कि लाइट रे कहाँ से आ रही, I1 से, तो मिरर के लिए I1 ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट कितना हुआ, 31 - 1 कितना, 30। तो मिरर के लिए I1 ऑब्जेक्ट हुआ, सॉल्व किया तो V कितना आ गया, -15। तो मिरर के लिए जो इमेज आई वो -15 पे आ गई, ये I2 हो गया। माइनस का मतलब मिरर के सामने, माइनस का मतलब मिरर के सामने कितना, सामने 15 सेंटीमीटर। अब ये मिरर की इमेज I2 आ गई, अभी लाइट रे इस स्लैब पे गिरेगी, तो अब इस स्लैब को लग रहा है कि लाइट रे कहाँ से आ रही, I2 से, तो स्लैब को लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है, स्लैब को लग रहा है कि लाइट रे I2 से आ रही, तो स्लैब के लिए जो ऑब्जेक्ट हुआ वो क्या हो गया, I2। स्लैब के लिए जो ऑब्जेक्ट हुआ वो क्या हो गया, लौटते वक्त I2 ऑब्जेक्ट हो गया। अभी लाइट रे यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, और ये क्या बन गई, I3। ये I2 और ये क्या बन गई, I3। ये लाइट रे क्या है, फाइनल, लाइट रे फाइनल है, तो ये इमेज भी क्या होगी, फाइनल। और I2 और I3 की दूरी क्या होगी, शिफ्ट, ये वैल्यू क्या होगी, 1 सेंटीमीटर। अगर ये 1 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो मिरर से डिस्टेंस कितना हुआ, 15 + 1 कितना, 16 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर जो हुआ वो 15 + 1 16 सेंटीमीटर हुआ फ्रॉम मिरर। डिस्टेंस हमने कहाँ से निकाला, मिरर से, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। ओके, ये आ गया, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय सिस्टम, ये आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। चलो एक ही नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, और ये ग्लास स्लैब, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो, ये डिस्टेंस कितनी हो कि जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पर क्या बन जाए, फाइनल इमेज।
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इफ पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज कोइंसाइड विथ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। इसका मतलब कि कोइंसाइड का मतलब कि जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पर क्या बन जाए, फाइनल इमेज। उसके लिए मिरर से ऑब्जेक्ट की क्या दूरी होनी चाहिए। ठीक, ट्राई करो, ट्राई करो। चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं, क्या, सुनो। जब भी कभी क्वेश्चन में कहेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से मान लो लाइट इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, और हम लोग चाहते हैं कि जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पर क्या बन जाए, इमेज। जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पर इमेज बनने के लिए एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि लाइट रे का डायरेक्शन क्या हो जाए, रिवर्स। लाइट रे अगर जिस रास्ते से गई थी, अगर उसी रास्ते से वापस लौट जाए, जैसे गई थी वैसे ही वापस लौट जाए, तो लाइट रे जहां से निकली थी वापस वहीं पहुंच जाएगी, और वापस वहीं पहुंच जाएगी तो जहां पे ऑब्जेक्ट था वही क्या बन जाएगी, इमेज। तो इसके लिए रिवर्सिबिलिटी या पाथ होना पड़ेगा कि लाइट रे का डायरेक्शन एक बार बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। बस एक बार यहां पे डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो लाइट रे जैसे आई थी वैसे ही वापस लौट कर यहीं पहुंच जाएगी, तो जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं क्या बन जाएगी, फाइनल इमेज। उसके लिए यहां पे डायरेक्शन को रिवर्स होना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्शन रिवर्स तभी होगा जब लाइट रे मिरर पे गिरे। डायरेक्शन रिवर्स तभी होगा जब लाइट रे मिरर पे गिरे, और मिरर पे जो गिरे वो भी प्रॉपर तरीके से गिरे। मिरर पे लाइट रे कैसे गिरे, नॉर्मली गिरे। मिरर पे लाइट रे नॉर्मली गिरे। नॉर्मली गिरने का मतलब कि नॉर्मल के अलोंग गिरे। नॉर्मल के अलोंग गिरेगा तभी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, जीरो। रिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो। डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स। और एक बार रिवर्स हो गया फिर तुम्हें टेंशन नहीं लेना, डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो जैसे लाइट रे गई थी वैसे ही वापस लौटते हुए जहां पे ऑब्जेक्ट थी वहीं पर क्या बन जाएगी, इमेज। बस रिवर्सिबिलिटी या पाथ हो जाए, डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, वो तभी होगा जब लाइट रे नॉर्मली गिरे। और अगर ये नॉर्मल है तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पे कट करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर ये मिरर का पोल और ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कट करेगा, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होगी वो क्या होगी, आर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होगी वो क्या होगी, आर। ये हमारा आर कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन में आया कि जहां पे ऑब्जेक्ट वहीं इमेज, हमारे दिमाग में रिवर्सिबिलिटी या पाथ स्ट्राइक करनी चाहिए। एक मौका दे रहा हूं फिर से ट्राई करने का, जल्दी ट्राई करो वीडियो रोक के। ठीक है, उम्मीद है ट्राई किया होगा आपने। मैं सॉल्व कर रहा हूं अब। यहां पे देखो, इस ऑब्जेक्ट से लाइटें निकली, स्लैब से गई, स्लैब से पास की, ये लाइट रे स्लैब से पास की, इसको पीछे बढ़ाया, ये इमेज I1 हो। स्लैब के लिए ओ क्या है, ऑब्जेक्ट I1 क्या, इमेज। ये शिफ्ट होगा और सॉल्व करने पर शिफ्ट जो आएगा वो 1 सेंटीमीटर आएगा। तुम कर लेना, शिफ्ट 1 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, अब ये लाइट रे, तो स्लैब के लिए ओ ऑब्जेक्ट हुआ, I1 क्या हुई, इमेज। अब ये लाइट रे तुम देख सकते हो इस मिरर पे गिरेगी, तो मिरर के लिए ये लाइट रे कैसी हुई, इंसिडेंट रे। तो मिरर के लिए I1 क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब हम लोग चाहते हैं कि डायरेक्शन क्या हो जाए, रिवर्स। तो उसके लिए इसको नॉर्मल होना पड़ेगा। अगर ये नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना होगा, जीरो। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, जीरो। लाइट रे जिस रास्ते, डायरेक्शन रिवर्स हो गया, लाइट रे जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस लौटती हुई लाइट रे यहाँ पहुँच जाएगी, तो जहाँ ऑब्जेक्ट था वहाँ पर क्या बन जाएगी, फाइनल इमेज। ये लाइट ऐसे निकल जाएगी और ये क्या बन जाएगी, फाइनल इमेज। बन गई फाइनल इमेज यहाँ पे। उसके लिए डायरेक्शन को रिवर्स होना पड़ेगा, उसकी नॉर्मल होना पड़ेगा। और अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को, ये नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ कट करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मतलब ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमें पता है कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी क्या होती है, आर। तो दूरी क्या होगी, आर। इसका मतलब पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को अगर मैं एक्स कह दूं, यही एक्स निकालना था। अगर मैं पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को मैं एक्स कह दूं, हमें यही एक्स तो निकालना, तो एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, आर प्लस शिफ्ट। ये आंसर आ गया। तो इस एक्स का हमें यही एक्स निकालना था, एक्स का जो आंसर आया वो आर प्लस शिफ्ट आ गया। आर क्वेश्चन में क्या गिवन था, मैं भूल गया, शायद 20 था, जो भी है, जो भी दिया था मैंने, आर यहाँ लिखा हुआ था, मैंने मिटा दिया, 20, हाँ आर 20 था। तो यहाँ पर आंसर आ गया 20 + 1 21 सेंटीमीटर। ये रहा आंसर। रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, ड्रॉ कर लेंगे ठीक से इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए।
अगला क्वेश्चन भी रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ से सॉल्व करना है आपको। अगले क्वेश्चन को भी आपको रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ का यूज करके ही सॉल्व करना है। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। चलो मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर तुम सॉल्व तुम ही करना, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मिरर है ऐसे, इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो r है, ठीक, इसके अंदर इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, इस मिरर पे h हाइट तक पानी भरा हुआ है, मतलब ये h है और ये h हाइट तक इस मिरर पे पानी भरा हुआ है, मतलब इस पानी की डेप्थ, इस मिरर के अंदर इस पानी की डेप्थ कितनी है, h, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, पूछा है कि इस ऑब्जेक्ट की दूरी है x कितना हो, पूछा है इस ऑब्जेक्ट की दूरी x कितना हो, जिससे कि जहां पे ऑब्जेक्ट है वही क्या बन जाए, इमेज, वहीं पर इमेज बन जाए। फिर से वही बात कि जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे क्या बन जाए, इमेज, तो तुरंत हमारे दिमाग में क्या घुसना चाहिए, रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ, जिससे कि जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन जाए। जल्दी सॉल्व करो। अच्छा, इस वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है, आर दिया है, एच दिया है, म्यू दिया है, इन तीनों की हेल्प से आपको एक्स निकालना है। वीडियो को रोको, क्वेश्चन को तुम दोबारा पढ़ सकते हो, वीडियो को रोक के फटाफट इस एक्स को निकालने की कोशिश करो, देखो क्या आ रहा आंसर। ठीक है, चलो उम्मीद है कि आपने ट्राई किया होगा, मैं करता हूं इसको, ठीक है। अभी भी नहीं ट्राई किया तो वीडियो को रोक के ट्राई करो, मैं कर रहा हूं। यहां पे गलती से भी शिफ्ट वाला फॉर्मूला मत यूज करना। क्यों? शिफ्ट तब होता है जब दोनों सरफेस क्या हो, प्लेन और पैरेलल, दोनों सरफेस क्या हो, प्लेन हो, प्लेन सरफेस हो। यहां पर टॉप सरफेस तो क्या है, प्लेन, लेकिन बॉटम वाला प्लेन नहीं, तो यहां पर ये सब फॉर्मूला यूज नहीं होगा, बिल्कुल भी यूज नहीं होगा ये। अच्छा, लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से निकलेगी, लाइट रे कहां से कहां जाएगी, एयर से म्यू, लाइट रे एयर से म्यू जाएगी। और जब भी लाइट रे एयर से, याद करो, जब भी लाइट रे एयर से म्यू जाती है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी लाइट रे एयर से म्यू जाती है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब इमेज का दूर जाना। इस इमेज को मैंने आई डैश कह दिया, आई डैश। हाँ, तो तुम देखो, इस ओ से लाइट रे निकली, लाइट रे कहां से गई, एयर से म्यू गई। एयर से म्यू जब जाती है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब इमेज का दूर जाना, इमेज का दूर जाना। मतलब अगर ऑब्जेक्ट एक्स पे है, अगर ऑब्जेक्ट एक्स पे है तो इमेज जो होगा वहां कहां पे होगा, म्यू इंटू एक्स पे। तो इस सरफेस के लिए, इस टॉप सरफेस के लिए, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो इसके लिए वो क्या है, ऑब्जेक्ट, और आई डैश क्या है, इमेज। फर्स्ट सरफेस के लिए, इस टॉप सरफेस के लिए आई डैश इमेज है। अब ये लाइट रे इस मिरर पे गिर रही है। अब मिरर को तो यही लग रहा है, मिरर को तो यही लग रहा है कि लाइट रे कहां से आ रही, आई डैश से, तो मिरर के लिए आई डैश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। डायरेक्शन रिवर्स तभी होगा, डायरेक्शन रिवर्स तभी होगा जब लाइट रे मिरर पे नॉर्मली गिरे। डायरेक्शन रिवर्स तभी होगा जब लाइट रे मिरर पे नॉर्मली गिरे। मतलब उसके लिए ये क्या होना पड़ेगा, नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है तो इस लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना होगा, जीरो। और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो। लाइट जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस लौटती हुई यहाँ पे मिल जाएगी, तो यहीं पर क्या बन जाएगी, फाइनल इमेज। आई डैश फाइनल इमेज नहीं है, आई डैश तो बीच की इमेज है। फाइनल इमेज क्या है, आई, जो कि कहां पे बनी, ओ पर, रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ से। अच्छा, अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल को पीछे बढ़ाएंगे या नॉर्मल को आगे बढ़ाएंगे तो नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को कहां कट करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसका मतलब कंफर्म है कि ये पॉइंट क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो हमें पता है कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी क्या होती, आर, तो क्या हो गया, आर। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी आर होती है, ये वैल्यू क्या हुई, आर। ये कितना है,
ये कितना है h, ये h है, ये h, तो h प्लस म्यू एक्स इक्वल टू आर हुआ। तो यहाँ पे तुम देखो h प्लस म्यू एक्स इक्वल टू आर हुआ, तो इस तरह से x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई r माइनस एच अपॉन म्यू, ये आंसर आ गया x। यही x निकालना था, x आ गया r माइनस एच अपॉन म्यू। रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन है, बस फर्क ये है कि इस नए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एपर्चर स्मॉल एपर्चर है, मतलब मिरर की जो साइज जो छोटी सी साइज है, और मिरर की साइज जो छोटी है तो उसमें जो पानी भरेंगे वो पानी बहुत कम आएगा, पानी बहुत कम आएगा। वही अ कॉन्केव मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर एंड फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर लाइज ऑन अ बेंच। ठीक है, कुल मिलाकर यही कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कॉन्केव मिरर है, इसकी साइज बहुत कम है, इसमें पानी भर दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक पिन है, इस पिन को ऊपर नीचे ले गए, पिन को यहाँ, ये पिन है, मान लो पिन है, ये पिन को यहाँ ले गए, 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 और जैसे ही पिन को यहाँ लेके आए तो पिन की इमेज और वो पिन एक ही जगह बन गई। पिन की इमेज और पिन एक ही जगह है, मतलब पिन की इमेज पिन पर कोइंसाइड कर गई। तो पूछा है कि इस x की वैल्यू क्या होगी, मतलब सेम क्वेश्चन हुआ, सेम क्वेश्चन हुआ, वही तो हुआ। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बताओ। लिखा हुआ है ना, देखो, द इमेज एंड ऑब्जेक्ट कोइंसाइड एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इक्वल टू, वही बताना कि कितना डिस्टेंस है। मतलब कि हमने पिन का मतलब पिन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, पिन ऑब्जेक्ट हो गया, पिन को मूव कराया और एक ऐसी जगह पिन को लेके आ गए जहां पे पिन की इमेज वहीं बन गई जहां पे पिन है, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड कर गई। तो पूछा है कि इस ऑब्जेक्ट की दूरी x कितना है, वही x निकालना है। तो देखो इधर सोच लिया क्या होगा, जल्दी सोचो। तो मैं बस ये कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या है, सेम, बस जब क्वेश्चन में कह दिया स्मॉल एपर्चर से इसके अंदर जो पानी आएगा उसकी हाइट नेग्लिजिबल होगी, भले हाइट बहुत कम होगी लेकिन ऑब्वियसली लाइट रे का रिफ्लेक्शन तो होगा, एयर से म्यू जाएगा, लाइट रे का रिफ्लेक्शन होगा, हाइट नेग्लिजिबल है। तो इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन हुआ। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में h है लेकिन नेग्लिजिबल है, तो r की तुलना में h नेग्लिजिबल, तो इस क्वेश्चन का x जो आया वो कितना आ गया, r अपॉन म्यू, ये आंसर आ गया। हाँ, अरे मैं ये नहीं कह रहा कि h जीरो है, मैं ये नहीं कह रहा कि h जीरो है, मैं कह रहा हूं r की तुलना में h बहुत कम है, h है तभी तो रिफ्रैक्शन होगा, h है लेकिन r के कंपेयर में h बहुत कम, r के कंपेयर में h नेग्लिजिबल, और अगर h नेग्लिजिबल तो x की जो वैल्यू होगी वो r अपॉन म्यू होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो r अपॉन म्यू आया। समझ गए, बस यही होगा। अच्छा, ये x कहां से नाप रहे हैं इस क्वेश्चन में x कहां से नाप रहे हैं, पोल से कि सरफेस से? मैं बताता हूं, इस क्वेश्चन में तो x क्लियर दिख रहा है, कहां से नाप रहे हैं, सरफेस से, पोल से नहीं, सरफेस से। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर ये हाइट नेग्लिजिबल है तो चाहे x यहां से नापो चाहे यहां x यहां से नापो, वैल्यू लगभग क्या आएगी, सेम, हाइट नेग्लिजिबल, तो x चाहे सरफेस से नापो चाहे पोल से नापो, लगभग आंसर तो वही आएगा, r अपॉन म्यू। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ठीक, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, r अपॉन म्यू। क्वेश्चन में अगर हाइट नहीं दिया होगा तो हम लोग, पानी की हाइट नहीं दी होगी तो हम लोग अपने मन से पानी की हाइट नेग्लिजिबल ही मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप ट्राई करना, सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको वीडियो को रोक कर देख लो, आप लोग इसको अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करना। इसका मैं बस आंसर बोल दे रहा हूँ, हो सकता है कि मैं इसको ट्राई भी ना कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोग अपने मन से सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पर इसका आंसर जो आएगा वो आएगा, कितना आएगा, 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस, 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस।